Hello everyone, welcome to the online class of Shri Ram Public School. This is Pragati Pandey. Dear students, we have already discussed the introductory part of our book. That means we have discussed the content of our book Biology. So now we will start our first chapter, and the name of the chapter is Plant and Animal Tissue. So students, as you know that the name of the chapter is Plant and Animal Tissues. That means in this chapter we will discuss about the tissues of plant and animal. Basically, you know what? The tissue is the combination of cells. That means when cell aggregate, they form a complex structure called tissue. In this chapter we will learn about tissues, plant tissue and animal tissue. Let us begin with a chart given here. You can see that there are 5 blocks in which the first block is written as cell and the last one is organism. These things you have already studied in the previous class, that the aggregation of cell is called tissue. So this block will have tissue. Okay, the aggregation of cell is called as tissue. When tissues combine, they form organ. So here you will write organ in this block, this one. Okay, now you know that when organ combines, they form organ system. So in this block you will write organ system. Okay, so these 5 blocks are given, and these the fourth block will be organ system, and when organ system aggregates, combines and form a definite individual organism. So basically आपने पहले ये सारी चीज़ें पिछले क्लास में पढ़ी हुई हैं कि जो सेल्स होती हैं, सेल्स हमारे बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है, मतलब कि जैसे कि सपोज एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग किससे बनती है? ईंटों से बनती है। तो जिस तरह से ईंटों को आप एक के ऊपर एक रख करके एक बिल्डिंग बनाते हैं, उसी तरह सेल्स भी ऐसे ही एग्रीगेट होती हैं, इकट्ठा होती हैं और डेफिनेट शेप फॉर्म करती हैं, जो कि टिश्यू बनता है, और वही टिश्यू इकट्ठा होते होते ऑर्गन बनता है, और ढेर सारे ऑर्गन्स मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से बना होता है हमारा बॉडी। दैट इज़ जो हम देखते हैं, जो हम हैं, वो क्या है? हमारी बॉडी, दैट इज़ ऑर्गेनिज्म. ओके, सो लेट अस बिगिन विद द टॉपिक टिश्यू. द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज टिश्यू. मैंने पहले ही बताया है कि टिश्यू का मतलब होता है एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स का एग्रीगेशन, उनका एक साथ इकट्ठा होना और एक डेफिनेट शेप को जन्म देना ही टिश्यू कहलाता है. In class 6 we have studied that cell is the basic structural and functional unit of life. यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. जाहिर सी बात है, जैसे कि ईंट को रख करके एक दूसरे के ऊपर रख करके हम एक बिल्डिंग का शेप देते हैं, और वो बिल्डिंग आप देखते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्डिंग्स होती हैं. जैसे कि आप जिस घर में रह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे का घर भी सेम हो, सबका अलग अलग होता है. तो वही कंडीशन ऐसे ही समझो कि जो सेल होता है वो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए एक बेसिक चीज़ है, जो कि सेल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे बॉडी को एक डेफिनेट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. उसी तरह से ये फंक्शनल यूनिट है, मतलब हम जो सांस ले रहे हैं, हमारे अंदर एक्सक्रीशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ये सारा कैसे होता है? क्योंकि जो ये सेल्स हैं यही हमारी फंक्शनल यूनिट भी हैं, ये फंक्शन भी करती हैं. ओके, A group of cells that are structurally and functionally similar and are specialized to perform a specific task are called tissue. क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं, सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स जो होती है, जैसे कि कोई सपोज कोई सेल है एक सिंगल टाइप की, आप बिल्डिंग में ही मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, ईंटों से बनाते हैं हम तो वो दीवार बनती है, लेकिन जो रोड पे ईंट बिछते हैं आजकल आप देखते होंगे, उनका शेप अलग होता है, मतलब कि एक तरह के शेप के
ईंटों को एक ही जगह पर यूज़ किया जाता है। जो जिसमें बिल्डिंग बनती है उसका शेप अलग होता है, जिससे रोड बनता है उसका शेप अलग होता है, वहीं पे जो छत में गिट्टी पड़ती है उसका शेप अलग होता है। मतलब मेरे कहने का यही मतलब है कि जो डेफिनेट स्ट्रक्चर और डेफिनेट फंक्शन जिन सेल्स का होता है वो एक साथ एग्रीगेट होती हैं, मतलब कि जिनका स्ट्रक्चर और जिनका फंक्शन सिमिलर होता है वो एक साथ इकट्ठा हो करके एक डेफिनेट फंक्शन को करती हैं। ठीक है, तो उन सेल्स का, सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स का जब एग्रीगेशन होता है तो उसको टिश्यू कहा जाता है। दीज स्पेशलाइज्ड टिश्यू टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन, और वो स्पेशलाइज्ड जो टिश्यू होती हैं वो एक साथ मिल करके एक ऑर्गन को बनाती हैं, एक ऑर्गन को जन्म देती हैं। क्लियर? अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स फॉर्म्स द ऑर्गन सिस्टम। जब ऑर्गन्स का कलेक्शन होता है तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देखो सिस्टम वर्ड जुड़ा हुआ है, मतलब इसमें पेट भी, आपका स्टमक भी आता है, ईसोफेगस भी आता है, आपका टंग भी आता है, आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स भी आती हैं, आपका माउथ भी आता है, इंटेस्टाइन भी आता है, और बाद में जो रेक्टम है, लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन, वो भी, और एनस भी आता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स थे, जब इनको एक साथ हमने जोड़ दिया तो ऑर्गन सिस्टम बन गया। इसका मतलब जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एंड ऑल दीज ऑर्गन सिस्टम कंबाइंस टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। जब न्यूमरस सिस्टम्स जो हैं वो जब एग्रीगेट होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। जैसे हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सारे क्या हैं, ऑर्गन सिस्टम्स अलग अलग हैं, और जब ये कंबाइन हुए तो एक बॉडी बनी जिसमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। ठीक है, एंड दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट टिश्यू इन डिटेल। इस चैप्टर में हम टिश्यू को डिटेल में पढ़ेंगे। टिश्यू आर प्रेजेंट ओनली इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। टिश्यू जो होता है वो हमेशा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, यूनिसेलुलर में नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि यूनिसेलुलर मतलब यूनि मीन्स सिंगल, सेलुलर मीन्स सेल, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के हों। अब जब सिंगल सेल होगा तो टिश्यू कैसे बनेगा? जब ढेर सारे सेल मिलकर के टिश्यू बनते हैं। जब वो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का है तो उनके अंदर टिश्यू बन ही नहीं सकता है। ठीक है, in unicellular organism like amoeba, the single cell is capable of performing all the functions. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर एक ही सेल होता है, जैसे कि अमीबा, ऐसे सेल्स जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इनका जो अकेला सिंगल सेल होता है वो सभी फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे कि खाने का काम भी, एक्सक्रीशन का काम भी, रेस्पिरेशन का काम भी, सब कुछ वही अकेला सेल सब कुछ करता है। ओके, बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। प्लांट और एनिमल दोनों में ही डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू होती हैं, क्योंकि जैसे हमारी बॉडी हड्डी मांस की बनी हुई है, मसल्स हैं हमारे अंदर, बोन्स हैं। पेड़ पौधों में बोन्स और मसल्स नहीं होते हैं, उनमें डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होती हैं। ओके, मोर टू नो, टिश्यू में भी हार्ड, टिश्यू हार्ड हो सकती है बोन के जैसी, सॉफ्ट भी हो सकती है मसल के जैसी, और लिक्विड भी हो सकती है ब्लड के जैसी। हार्डेस्ट मसल इन द बॉडी इज चिन। जो हमारी चिन है वो हमारे बॉडी की सबसे हार्डेस्ट मसल है। ओके, नाउ प्लांट टिश्यू। प्लांट कंटेन 3 मेजर ऑर्गन ग्रुप्स। जो प्लांट हैं उनमें 3 मेजर ऑर्गन ग्रुप होता है। एक होता है स्टेम, लीफ एंड रूट। ये 3 हैं जो प्लांट में मेजर ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, these organs owing to the level of organization are composed of different tissue. ये जो रूट है, ये जो स्टेम है और ये जो लीफ है, तीनों में अलग अलग टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। All these tissue work together toward achieving a common goal of the growth and development of plant. ये सारे टिश्यू जो है ये टुगेदर वर्क करते हैं, मतलब सारे टिश्यू आपको पता है तभी टिश्यू बना है जब उसमें जो सेल्स हैं वो सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स हैं, मतलब जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम है, वो इकट्ठा होकर के टिश्यू बनाती हैं। मतलब कि जब सभी का फंक्शन और स्ट्रक्चर सेम है, मतलब वो कोई डेफिनेट फंक्शन को ही करेंगी और सब की सब मिलके एक ही काम करेंगी। जैसे आप लोग हैं, आपका काम है अभी पढ़ाई करना, तो आप क्लास में हो, घर पे हो, कहीं भी हो, आप पढ़ोगे ही, आपका काम ही वही है। वैसे ही सेल्स के साथ भी है। ओके, now according to the structure and function of plant tissue,
can be characterized into meristematic tissue and permanent tissue. यहाँ पे एक flow chart है, you can see here there is a flow chart in which the division of plant tissues is given. So let us study with this flow chart, then after we will study in detail. Okay, so you can see here that the plant tissue is divided into two parts. देखेंगे हम जो आपका प्लांट टिश्यू है वो बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक एंड सेकेंड वन इज परमानेंट टिश्यू. बेसिकली जो प्लांट टिश्यू था वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया. ठीक है, अब देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है. ये है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन तरह में से डिवाइड किया गया है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इन तीनों को हम अभी डिटेल में नीचे पढ़ेंगे. ठीक है, अभी हम डिवीजन देख रहे हैं. ओके, नाउ अभी बात आई परमानेंट टिश्यू की. परमानेंट टिश्यू दो तरह से डिवाइड होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स. सिंपल और कॉम्प्लेक्स ध्यान देंगे. अब जो सिंपल है ये दो टाइप में है, डर्मल और ग्राउंड. इसमें डर्मल तो ख़त्म हो जा रहा है लेकिन ग्राउंड जो है वो अलग आगे चल के तीन और में डिवाइड हो रहा है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा. तीन अलग अलग में डिवाइड हो रहा है. वहीं पर आप देखेंगे अगर कि आपका जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ये इसको वैस्कुलर भी कहते हैं, मतलब ये कंडक्शन का काम करता है. जब भी कंडक्शन की बात की जाए तो हम वैस्कुलर वर्ड यूज़ करते हैं. तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो तरह से डिवाइड होती हैं, जाइलम और फ्लोएम. ओके, सो ये था एक फ्लो चार्ट जिसके हेल्प से हमने थोड़ा सा मोटे मोटे तौर पे देखा कि प्लांट को किस तरह से डिवाइड किया गया है, उनके टिश्यूज़ को किस तरह से डिवाइड किया गया है. ठीक है, नाउ वी हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. सबसे पहले प्लांट टिश्यू को दो तरह से डिवाइड किया गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक के बारे में अब हम पढ़ेंगे. द टर्म मेरिस्टेमेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस दैट मीन्स डिविजिबल. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती हैं इनको सबसे पहले ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, जो ग्रीक वर्ड जो था उसका नाम था मेरिस्टोस, उससे लिया गया मेरिस्ट, और इसका मतलब होता है डिविजिबल, मतलब जो टूट सके, डिवाइड किया जा सके. द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर द टिश्यूज दैट अंडरगो कंटिन्यूअस डिविजन रैपिडली एंड रिपीटेडली. कह रहा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऐसी टिश्यू होती हैं जो जिनके अंदर डिवीजन जो होता है, मतलब ब्रेकडाउन होना, डिवीजन डिवाइड होना, उनके अंदर जो डिवीजन है वो तेज़ी से होता है और जल्दी जल्दी होता है, मतलब फास्ट होता है और बार बार होता है, रिपीट भी होता है और जल्दी भी होता है, मतलब तेज़ी से और बार बार होता है. ठीक है, मतलब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ऐसी टिश्यू होती हैं जिनके अंदर जो सेल्स का डिवीजन है वो बहुत ही फास्ट होता है, यानी कि ये नए सेल को जल्दी जल्दी फॉर्म करती हैं, जल्दी जल्दी बनाती हैं. ठीक है, द न्यू सेल्स दस फॉर्म्ड आर स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दैट कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ टीनी वैक्यूल्स एंड अ लार्ज न्यूक्लियस. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फिगर दिया गया है, ये फिगर है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का. कह रहा है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती हैं ये डिवाइड करती हैं तो ये आपको बॉक्स की जैसी दिखती हैं. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, बॉक्स के जैसे स्ट्रक्चर होता है और इसमें छोटे छोटे ऐसे वैक्यूल्स होते हैं, ऐसे गोल गोल वैक्यूल्स होते हैं, मतलब कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है इस तरह से इनका, और इसमें ऐसे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे, और जो इसमें न्यूक्लियस भी होता है, और ये जो न्यूक्लियस होता है ये थोड़ा बड़ा सा होता है. ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का. ओके, तो कह रहा है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती हैं इसमें फटाफट जल्दी जल्दी सेल्स का फॉर्मेशन होता है, सेल्स का डिवीजन होता है, और ये जो टिश्यूज़ होती हैं, जो सेल्स होती हैं इसकी, ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर की होती हैं जिनमें छोटे छोटे वैक्यूल्स ढेर सारे होते हैं और एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है. ठीक है, समटाइम्स वैक्यूल्स में बी एब्सेंट, कभी कभी वैक्यूल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. बेसिकली वैक्यूल क्या होता है, जो पर्टिकुलर सेल में वैक्यूल एक लिक्विड कंटेंट होता है. ठीक है, दीज टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और ये टिश्यू जो होती है यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होती हैं ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज
शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती हैं इनमें फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ इमैच्योर सेल्स। फर्स्ट इज कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है वो इमैच्योर सेल से बनी होती है, मतलब कि जो सेल पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाते हैं उनसे बनी होती है। दे आर मेड अप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। ये क्या होता है, ऐसी सेल्स जो फटाफट डिवाइड होती हैं, जल्दी जल्दी डिवाइड होती हैं, ये उनसे बने होते हैं। देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेस। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। आप देखेंगे यहाँ पे, देखो ये हुआ, सब एक दूसरे में बहुत ही अच्छे से फिक्स है। देखो कहीं भी गैप आपको बीच में कहीं भी नहीं दिख रहा होगा, गैप बिल्कुल इनके अंदर होता ही नहीं है, मतलब इनके अंदर इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर मेनली ओवल और राउंड इन शेप। ये ज़्यादातर गोल या ओवल शेप की होती हैं, अंडाकार या गोल। ठीक है, दे आर ऑलवेज लिविंग एंड थिन वॉल्ड। ये लिविंग सेल होती हैं और थिन वॉल, मतलब इनका जो वॉल होता है, इनका जो बॉर्डर होता है, इनका जो किनारा होता है वो पतला होता है। दे आर रिच इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब होता है जो लिक्विड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये रिच होती है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, दे हैव लार्ज न्यूक्लियस। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है, मैंने पहले ही बताया। ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन और लोकेशन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती हैं इनको हमने पहले फ्लो चार्ट में ही देखा था कि इनको एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम में डिवाइड किया गया है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेम। दिस इज लोकेटेड एट और नियर द टिप ऑफ रूट एंड शूट। जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, यहाँ फिगर में देखेंगे, जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो यहाँ यानी कि शूट के सबसे ऊपर, सबसे टॉप पे पाया जाता है या रूट के सबसे टॉप पे पाया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एपिकल मेरिस्टेम, सबसे टॉप है, ये पेड़ का सबसे टॉप पोर्शन था, यहाँ पे पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम। ऐसे ही जो रूट का सबसे टॉप होता है वहाँ पर पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्टिकल ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी ग्रोथ। ये क्या करता है, किसी भी प्लांट की हाइट को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम किसी भी प्लांट की हाइट को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और हाइट जब किसी प्लांट की बढ़ रही है तो उसको हम प्राइमरी ग्रोथ भी कहते हैं। ठीक है, द हाइट ऑफ प्लांट इंक्रीजेज व्हेन एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूसेस न्यू सेल्स। जब एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू जो है वो ब्रेक होकर के नए सेल्स को फॉर्म करती हैं, उस कंडीशन में हमारा जो हाइट होती है प्लांट की वो बढ़ती है। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट की हाइट के लिए। अब बात आती है लेटरल मेरिस्टेम की। दिस इज लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम। लेटरल मेरिस्टेम हेल्प द प्लांट ग्रो हॉरिजॉन्टली इंक्रीजिंग इन डायमीटर। जैसे क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम प्लांट की हाइट को बढ़ाता है और लेटरल मेरिस्टेम प्लांट की जो विड्थ होती है उसको बढ़ाता है। जैसे कि ये प्लांट इतना मोटा है, इतना मोटा आपको दिख रहा है, अगर ये इतना मोटा हो जाए तो कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लेटरल मेरिस्टेम। तो अगर बात की जाए किसी भी प्लांट के मोटाई की, अगर उसके मोटे होने की, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटरल मेरिस्टेम की होती है। दिस ग्रोथ इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। और जब प्लांट की विड्थ यानी कि इसकी चौड़ाई में बढ़ने की बात की जाती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम आर टू टाइप ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। यहाँ पे बात की गई है वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम की। कैम्बियम मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट। तो क्या होता है, जो वैस्कुलर कैम्बियम है और कॉर्क कैम्बियम है यानी डेड सेल्स की, ये क्या होता है, जो कभी भी आप बहुत ही पुराने, जैसे बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, बहुत पुराना कोई भी पेड़ है, उसको जब आप काटोगे तो कभी देखा करो कि उसमें गोल गोल रिंग्स होती हैं, मतलब ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन कलर की गोल गोल रिंग्स पाई जाती हैं, वो होती हैं कैम्बियम। और इसी कैम्बियम से हम किसी भी प्लांट की एज को फाइंड कर सकते हैं। तो होता क्या है, ये जो होता है चौड़ाई जब प्लांट की बढ़ती है तो कैम्बियम रिंग्स भी बढ़ती हैं।
तो उसी की बात की जा रही है कि वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम लेटरल मेरिस्टेम के दो टाइप्स है जिसके वजह से चौड़ाई बढ़ती है। द वैस्कुलर कैम्बियम अकाउंट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेल्स एंड टिश्यू दैट इंक्रीज द थिकनेस और गर्थ ऑफ द प्लांट। जो वैस्कुलर कैम्बियम है ये क्या करता है, जो प्लांट की चौड़ाई होती है, जो प्लांट की चौड़ाई होती है उसको बढ़ाता है। वहीं पर कॉर्क कैम्बियम जो होता है वो ऊपर की छाल को मोटा करता है। कभी भी आम का पेड़ आप देखोगे तो अंदर अलग जैसा स्टेम होता है और ऊपर से वो बहुत ही रफ खुरदुरा सा होता है, उसका एकदम से सूखा सूखा होता है, एकदम से डेड जैसा। तो वो क्या करता है, कॉर्क कैम्बियम होता है, जो कि उसकी बाहर के जो लेयर होती है उसको चौड़ा बनाता है। ठीक है। नाउ वी हैव इंटरकैलरी मेरिस्टेम। दिस इज लोकेटेड नियर द नोड ऑफ द लीफ बेस। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वो नोड्स में पाया जाता है। देखेंगे जैसे कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम, देखो ये एक पोर्शन है, यहाँ से इधर एक लीफ निकली हुई है, इधर एक लीफ निकली हुई है। वहीं पर ये जो पोर्शन है यहाँ से एक लीफ इधर निकली हुई है, ये पोर्शन यहाँ है, यहाँ से एक लीफ इधर निकली हुई है। मतलब जहाँ से लीव्स या ब्रांचेस निकल रही होती हैं, ब्रेक करके वहाँ से लीफ या ब्रांच निकल रही होती है, वहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। ठीक है। मतलब कि जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो नोड्स या लीफ जहाँ से स्टार्ट होती है, लीफ बेस जहाँ होता है वहाँ पर पाई जाती है। द इंटरकैलरी मेरिस्टेम एक्टिवली प्रोड्यूस न्यू सेल्स। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो एक्टिव होती हैं और जल्दी जल्दी नए सेल्स को बनाती हैं। एंड दस इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ प्लांट। और क्या करती हैं, प्लांट की लेंथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उसकी लेंथ जो होती है वो भी बढ़ाती हैं। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीग्रोथ ऑफ कट ग्रास। जैसे घास क्या होता है, कभी भी आप देखो, आपके स्कूल में ही आप देखते होंगे, जो घास है उसको काट करके एक जगह से दूसरी जगह किया जाता है, नई घास उगाई जाती है, घास को छील दिया जाता है, फिर से नई घास उग जाती है। तो ये क्यों होता है, एक बार घास आपने छील दिया, दोबारा से नई घास फिर से आ गई, कैसे आती है, वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम के ही वजह से आती है, नई नई घासें जो उग जाती हैं। ओके, so today we have studied about intercalary meristem, lateral meristem and apical meristem. So basically today we have gone through the introduction of the chapter and about the meristematic tissue. So that's all for today guys. Your assignment work is write a short note on meristematic tissue. आप जो असाइनमेंट है उसको आप क्या करेंगे, आप एक बायो की कॉपी बनाएंगे, उस कॉपी को आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें से आधे में आप जो एक्सरसाइजेस होंगे, क्वेश्चन आंसर्स, फिलअप्स जो होंगे उनको आप उसमें लिखेंगे आधे में, और आधा पार्ट जो होगा उसमें आप डेली बेसिस पे जो भी असाइनमेंट मिलेगा उसको आप लिखेंगे। और जब भी स्कूल खुलेगा तो आप उसको ला करके स्कूल में चेक करवाएंगे जो भी असाइनमेंट वर्क अभी आपको दिया जा रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू एवरीवन।